पीडीएम हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे। 9 मई को गिरफ्तार कारकुनों को जेलों से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और सियासतदान फवाद चौधरी की इमरान इस्माइल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के 25 करोड़ अवाम को नवाज शरीफ सरदारी और पीडीएम में शामिल जमातों के सहारे पर नहीं छोड़ सकते। आज भी अपने नजरिए के साथ खड़े हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पीटीआई लीडरशिप से राब्ता हो गया, जल्द मसाइल को हल कर लेंगे। सियासी बहरान पर काबू पाने के लिए काफ लीग किरदार अदा करने के लिए तैयार। सरबराह काफ लीग की जानिब से सियासी जमातों को एपीसी बुलाने की तजवीज़। एपीसी बारे तजवीज़ पर हतमी फैसला आज होगा। तजवीज़ मंजूर होने पर एपीसी में तमाम सियासी और दीनी जमातों को मदऊ किया जाएगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी पंचे गाड़ने के लिए सरगर्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में डेरे। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान और टिकट होल्डर्स की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पीटीआई छोड़ने वालों रहनुमाओं को भी पार्टी में शामिल करने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी कुछ देर में मुल्की सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। बरतानवी एजेंसी ने समझा हुकूमत पाकिस्तान का बैंक अकाउंट दिया जाएगा, मगर इनकी आंखों में भी धूल झोंक दी गई। इतनी बड़ी ग्रैंड ऑपरेशन की मिसाल हजारों केसेस में भी नहीं मिलती। तहकीकात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जायजा क्यों नहीं लिया? वजीर आजम के मावून खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने फैसला किया, जो बेगुनाह है इनको किसी मुकदमे में नहीं फंसाना चाहते। तहरीक इंसाफ पर एक और मुबैना करप्शन का इल्जाम। FIA को मजीद 18 कंपनियों के PTI को मुबैना गैर कानूनी फंडिंग में मुलविस होने के शवाहिद मिल गए। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ को मुबैना गैर कानूनी फंडिंग करने वाली कंपनियों की तादाद 25 हो गई। इनमें सिर्फ 11 कंपनियां सिक्योर्ड एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड कंपनियों ने PTI को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की गैर कानूनी फंडिंग की। चेयरमैन PTI के साथ आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाए। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का जिना हाउस दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाकयात अफसोसनाक है, इनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान की पॉलिसियों से कई बार इख्तलाफ किया। इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। इमरान खान जैसे कई नालायक झूठे खान पाकिस्तान की गैरत पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आने वाले चीफ जस्टिस आइन और कानून के मुताबिक काम और नून लीग को इंसाफ देना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ की सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एटमी धमाके करने को हाई जैकर बनाकर सजा दी गई। 2014 में PTV पार्लियामेंट वजीर आजम हाउस पर हमला करने वालों को रोका ना गया। अगर काजी इस वक्त फैसले दुरुस्त करते तो 9 मई का वाकया ना होता। मुस्लिम लीग नून अलग इलेक्शन लड़ेगी, PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
पाकिस्तान के लिए और बुरी खबर, IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर ही खत्म होने का खदशा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नवे इक़्तिसादी जायजे के बाद IMF से पाकिस्तान का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। बजट तजावीज़ पर IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं। 10वें और 11वें इक़्तिसादी जायजे से कबल कर्ज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। IMF से डील ना हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी। पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौयत का है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा खोशपाशा ने IMF मिशन के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। उम्मीद है नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा और 30 जून को IMF प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा इम्कानात हैं हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, जून में IMF प्रोग्राम के 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान को फौरी तौर पर नए IMF प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। IMF के बगैर पाकिस्तान एक सह माही तो निकाल लेगा, लेकिन दूसरे सह माही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक पाकिस्तान का IMF के बगैर गुजारना तकरीबन नामुमकिन है। और PCB को जवाब का इंतजार, भारत की मैं न मानू की रट बरकरार। भारतीय हटधर्मी जारी। एशिया कप कहां होगा, अभी तक कोई फैसला ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ से एशिया कप की हाइब्रिड मेजबानी भी निकलने का खदशा पैदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और सियासतदान फवाद चौधरी ने कहा है कि PDM हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे। 9 मई को गिरफ्तार कारकुनों को जेलों से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। रावलपिंडी में इमरान इस्माइल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क के 25 करोड़ अवाम को नवाज शरीफ, सरदारी और PDM में शामिल जमातों के सहारे नहीं छोड़ सकते। फवाद चौधरी का कहना था कि इन हालात में इस हुकूमत की अपोजिशन को खाली नहीं छोड़ सकते और इनको खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते। आज भी अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मसाइल के हवाले से PTI साबिक क़यादत से गुफ्तगू और मुज़ाकरात हुए। असद उमर से रब्ता हुआ। असद कैसर और परवेज़ खटक समेत सबसे रब्ता हुआ। तमाम क़यादत मुल्क को मसाइल से निकालने और मुस्तहकम पाकिस्तान की ख्वाहिशमंद है और उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे।
ملک کی سیاسی صورتحال بارے مسلم لیگ کاف کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی اے پی سی بلانے کی تجویز دے دی گئی۔ اے پی سی بارے تجویز پر حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا۔ تجویز منظور ہونے پر اے پی سی میں تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ کاف ملکی سیاسی حالات میں بہتری کے لیے سیاسی قیادت کو ایک میز پر بٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تحریک انصاف کو اے پی سی میں بلانے کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ سابق صدر آصف علی زرداری دبئی سے چارٹر طیارے میں لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ سے بلاول ہاؤس روانہ ہو گئے۔ وہ لاہور میں کچھ روز قیام کریں گے۔ اس دوران سابق صدر مختلف سیاستدانوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری لاہور میں پی پی وسطی پنجاب کی قیادت اور سیاسی شخصیات سے مشاورت کریں گے۔ سابق صدر کی مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کا امکان ہے، جس میں وہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ آصف زرداری سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے گھر تقریب میں شریک ہوں گے، جس میں سینٹرل اور جنوبی پنجاب سے مختلف سیاسی شخصیات پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کا باقاعدہ اعلان کریں گی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ سابق صدر آصف علی زرداری صوبائی صدور کے ہمراہ میڈیا سے ملکی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی کریں گے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر نے کہا ہے کہ برطانوی ایجنسی نے سمجھا کہ حکومت پاکستان کا بینک اکاؤنٹ دیا جائے گا، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک دی گئی اور سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دے دیا گیا۔ اتنی بڑی گرینڈ کرپشن کی مثال ہزاروں کیسز میں بھی نہیں ملتی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی عرفان قادر نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بے گناہ ہے ان کو کسی مقدمے میں نہیں پھنسانا چاہتے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر نے کہا کہ جو بے گناہ ہے ان کو کسی مقدمے میں نہیں پھنسانا چاہتے، لیکن قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانا ہوگی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہمارے سامنے کرپشن کی ایک ایسی مثال سامنے آئی ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عرفان قادر نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کے 19 کروڑ پاؤنڈ آج کے 70 ارب روپے پاکستان کے قومی خزانے میں آئے تھے، لیکن اس وقت کی حکومت نے بڑی چالاکی سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ پیش کیا۔ کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور یہ پیسہ جو ہے آپ رکھ لیں، اور اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کا پیسہ اس طرح سے انگلستان میں فریز ہو جاتا ہے وہ پھر اس ملک کی ریاست کو دے دیا جاتا ہے جس کے باشندوں سے وہ پیسہ جو ہے وہ فریز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کے کچھ چند اکاؤنٹس تھے، ہمیں اس میں اسپیسیفکس میں جانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے صرف مطلب کی بات کروں تو وہ پیسہ انگلستان کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں اور آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اور آپ اس کو نہیں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تو پھر یہ پیسہ جو ہے ایک ہی طریقہ ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ ہی کے ملک کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ اس وقت کی حکومت پاکستان نے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ پیش کر دیا اور ان پہ بھی دھول جھونکی، ان کو یہ امپریشن دیا کہ یہ پیسہ جو ہے اب یہ حکومت پاکستان یعنی ریاست پاکستان کو ملے گا اور یہ ہم ریاست پاکستان کو دیں گے، اور بڑی چلاکی سے بیچ میں ذکر کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا۔ تو وہ جو تھے نیشنل کرائم ایجنسی والے برطانوی حکومت، انہوں نے سمجھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو بھی ہے یہ پیسہ تو پاکستان جا رہا ہے، تو یہ ریاست پاکستان کے پاس جا رہا ہے۔ یہاں پہ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے ان سب نے یہاں پہ یہ تحریر کر دی کہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، اور پھر اس کی خوب تشہیر کی کہ ہم اتنا پیسہ پاکستان لا رہے ہیں، اور آگے بیچ میں ایک ایسی مبہم لینگویج لکھی جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا،
اور نتیجتاً یہ لائبلٹی جو ہے بیریا ٹاؤن گروپ جو ہے ان کی لائبلٹی جو ہے انہوں نے ڈسچارج کر دی، جو کہ سپریم کورٹ نے ان کی ایک لائبلٹی ورک آؤٹ کی تھی جو غالباً کوئی 50 ارب روپیہ تھی. تو وہ لائبلٹی ادھر ورک آؤٹ ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو سائفن کر کے تو کیبنٹ نے اپروول دے دیا یہاں پہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کو مل گیا ہے، پاکستان میں آ گیا ہے، اور پاکستان کو تو ملا کوئی نہیں. وہ ایک لائبلٹی تھی ایک کمپنی کی، ایک شخص کی، وہ لائبلٹی ڈسچارج کر دی گئی اور لہٰذا یہ پیسہ پاکستان کو نہیں آیا. یہ پیسہ گیا اس اکاؤنٹ میں جو کہ سپریم کورٹ نے لائبلٹی جو تھی بیریا ٹاؤن یا ان کے جو منسلک لوگ تھے ان کی، تو اس طرف وہ پیسہ جو تھا وہ جانا تھا، اور وہ جانا ادھر نہیں تھا بلکہ بتایا یہ ورنہ برطانیہ والے دیتے ہی نہ. تو انہوں نے اس کو یہ کہہ کے تو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا، اور ابھی اس میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ اس ساری چیز کو دیکھا نہیں دیکھا. پیسہ اب بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے سوچنے کی چیز ہے کہ اس پیسے کا کرنا کیا چاہیے. تو یہ سیدھے 190 ملین ڈالر جو کہ آج کے بنتے ہیں کوئی 70 ارب روپیہ. سارے اخباروں میں ہر جگہ یہ آیا کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان کا پیسہ ہے، ریاست پاکستان کا پیسہ ہے. تو اب میں آپ سے شیئر کروں گا وہ کیبنٹ کا ڈیسیجن، جس میں کہ کیبنٹ نے یہ ڈیسیجن دیا، اور وہاں پہ جو باتیں انہوں نے لکھی وہ اب میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہاں کیا لکھا انہوں نے، کیبنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کیا کہا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو کیبنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کہا. جی یہ ہے جی کیبنٹ کا فیصلہ ہے جی 2 دسمبر 2019 کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ منٹس ہیں اس کے کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر briefed the cabinet in camera on account freezing orders and repatriation of funds to Pakistan. اب repatriation of funds to Pakistan تو پاکستان کو تو یہ نہیں ملے، اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملے. یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان آئے تھے، اور پاکستان اس پیسے کے آنے کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اس چیز سے کہ یہ پاکستان کو مل گئے ہیں. تو اب لینگویج ذرا دیکھیے. اینڈ ریپیٹریشن آف فنڈس ٹو پاکستان، آگے ہے ان مسٹر احمد علی ریاض اینڈ فیملی اینڈ میسز بیریا ٹاؤن لمیٹڈ. اب ساری انگریزی غلط لکھی ہوئی ہے، مبہم لکھی ہوئی ہے، ایکسپریشن غلط ہے. اسی میں اصل جو چیز تھی اس کو کیموفلاج کیا گیا، اور پاکستان کے عوام کا پیسہ دے دیا گیا ان لوگوں کو جن کا آگے ذکر ہے. تو آگے کے اب کیبنٹ نے اس پہ جو فیصلہ دیا، کابینہ کا فیصلہ، وہ کیا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے. دورہ لاہور کے دوران جناح ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات افسوسناک ہے، ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا ادارہ بچا ہے کہ اگر آپ مردم شماری کرانا چاہیں، پولیو کے قطرے پلانا چاہیں، دریائے چناب میں تغیانی آ جائے تھوڑی سی، آپ کوٹ ادو کے مقام پہ کہیں گے کہ جی آج تغیانی ہے، کیا ہوگا؟ نتھیا گلی میں 4 فٹ برف پڑ گئی. کسی جگہ پہ سیار کسی جنگل میں رستہ بھول گئے. صرف فوج، اگر فوج وہاں پہ نہیں پہنچے گی، موبلائز نہیں ہوگے، تو آپ کے پاس سول ڈیفنس کا کوئی ایسا ادارہ ہم جیسے جو سیاسی لوگ ہیں ہم نہیں بنا سکتے. اور یہ ایک واحد ادارہ بچا ہوا ہے جو پاکستان کے دشمن ہمیشہ سے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات، آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں
हमारी फौज के हवाले से पिछले कई सालों से कैसी कैसी चीज़ें जो आम आदमी है वो कितना आइन और कानून और कौमी इदारों की अहमियत और सेंसिटिविटी से वाकिफ रखता है। और इस चीज़ को इमरान खान ने एक पूरी एक खेप तैयार की। सोशल मीडिया के नाम से उसका एक तबका यहाँ पे मौजूद है और आप अभी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर बैठी है। हम इसको जानते थे और पहचानते थे कि इनको पेमेंटें कैसे हो रही है, रूट्स कैसे हैं, ट्विटर बना के बाहर से रूट कैसे करवाया जाएगा, कौन कौन से अनवांटेड जो कोई रिटायर्ड हुआ किसी इदारे से हुए बाहर बैठा वो हमारा जो है ना आंखों का सितारा बन गया। ये 9 मई का वाक़या जो पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान का जो लगाया हुआ जो पौधा था, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए, इसके ऊपर जितने तबर्रक भेजे जाए वो कम है। कि बाबा कौम अलैहिर्रहमा दुनिया में किसी जगह पे जाइए, बाबा कौम इस बर्रे सगीर के मुसलमानों के मौसनों में से है। कोई आदमी ऐसा आपको नहीं मिला होगा आज तक किसी स्कूल ऑफ थॉट हो कि उसको जो नॉन मुस्लिम है वो भी बाबा कौम अलैहिर्रहमा के किरदार से, उनके काम से उसके मोतरिफ है। जिसके आबा अजदाद ने ये जरूर उसको बताया कि अगर मैंने काम नहीं किया लेकिन मैंने इस मुल्क के हवाले से, ये अल्लाह की कौन सी नेमतों में से नेमत है कि बाबा काम से जुड़ी हुई चीजें हूँ, उनकी पहनने की, उनकी इस्तेमाल करने की। कोई तसव्वुर कर सकता है कि पाकिस्तानी आगे बढ़ेगा? एक नालायक आदमी के लिए वो क्रिकेट तो खेल सकता था। हम ऐसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दलदल में फंसे हुए थे जिसके यहाँ गवर्नेंस, जिसके यहाँ इंतजामी सलाहियत का कोसों दूर थी। कोई मुझे एक काम बताए जो इमरान खान ने ऐसा किया कि वो अपनी कौम के साथ फख्र के साथ शेयर करता। लेकिन ये जिना हाउस जो बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ पे उस वक्त बोल रहे थे, आप ये बताएं कि लोगों के लिए एक तस्वीर दुनिया के सामने है कि फौज खड़ी हो गई है, अपने जो काम खड़ी हो गई है फौज के साथ, फौज के सामने कि आप इमरान खान को कुछ नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जैसे कई ऐसे नालायक खान, झूठे खान और ऐसे खान जो काम के साथ, मैं ये समझता हूँ उनके जज्बात के साथ खेलने वाले, हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की गैरत पे कुर्बान करने होंगे। इमरान खान के जो फ्रॉड और बहुत सारी ऐसी चीजें जो काम के सामने जो दूसरा चेहरा था, मैं ये कहूंगा कि इमरान खान के साथ जो फौजी कवानीन है उसके तहत निपटा जाए। और ऐसे जो हमारी सियासत के अंदर जो ऐसे किरदार है ताकि आइंदा के लिए वो मिसाल बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि आने वाले चीफ जस्टिस आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं और वो मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देना चाहते हैं। सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि एटमी धमाके करने वाले को हाईजैकर बनाकर सजा दी गई। काजियों ने ये फैसले किए थे। उनका कहना था कि सीपैक का मंसूबा शुरू करने वाले को नाअहल किया गया। 2014 में पीटीवी पार्लियामेंट वज़ीर आज़म हाउस पर हमला करने वालों को रोका ना गया। अगर काजी इस वक्त फैसले दुरुस्त करते तो 9 मई का वाक़या ना होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मजीद कहा कि 9 मई के लिए 1 साल ट्रेनिंग दी गई, इनको लालच देकर वर्गलाया गया। अदारों में बैठे चंद लोगों ने सहूलतकारी की थी, आलमी एजेंडे को तकफीयत मिली। पेट पर पत्थर बांधकर सीपैक को रोकने की कोशिश थी। आइंदा चंद रोज़ में इंकशाफात करके पाकिस्तान मुखालिफ आलमी एजेंडे की तकमील के लिए काम करने वालों को सामने लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि IMF को खत लिख कर मुल्क को बहरान में डालने की कोशिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इम्पोर्टेड कौन? गैर मुल्की कुव्वतों का आलाकार वही लोग हैं। मुस्लिम लीग नून अलग इलेक्शन लड़ेगी, PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने भी ऑडियो लीक्स कमीशन का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ कर दिया।
इंक्वायरी कमीशन के सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। विफाक के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए इंक्वायरी कमीशन के जवाब में कहा गया कि आईनी दरख्वास्त काबिल समात नहीं। इंक्वायरी कमीशन ने 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार पर भी एतराज करते हुए कहा कि बेंच की तश्कील का मामला जजिस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजिस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समात मौखर कर दे। इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि कमीशन को सुने बगैर इसकी कार्रवाई रोक दी गई। मुबैना ऑडियो लीक्स के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, न ही कमीशन पर एतराज उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि क्या यह स्पेशल कमेटी है। वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि स्पेशल कमेटी के लिए भी वही रूल्स होंगे जो आम कमेटी के लिए होते हैं। अदालत आलिया ने खसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया और पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की जानिब से नजमुल साकिब की तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी दूर कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है कि ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है, खसूसी कमेटी ने किस इख्तियारात के तहत नोटिस किया। पैरा वाइज कमेंट्स भी तलब कर लिए गए। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में पार्टी के नुमाया रहनुमा और साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शामिल है। फवाद चौधरी, शीरी मिजारी, आमिर कयानी, खुसरो बख्तियार, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा और मलिका बुखारी भी इमरान खान से रास्ते अलग करने वालों में शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ खानेवाल से साबिक MP इमरान परवेज ने भी PTI छोड़ दी और सियासत से भी ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा मानसेहरा से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक मावुन खसूसी अहमद हुसैन शाह ने भी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 मई को जारी 3 MPO का नोटिफिकेशन का लदम करार देते हुए तमाम गिरफ्तार अफराद की रहाई का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट में 10 मई को लगाए गए 3 MPO से मुतल्लिक केसेस की समाअत हुई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए 3 MPO के तहत नोटिफिकेशन को कालादम करार दे दिया। मुख्तसर फैसले में अदालत ने हुक्म दिया कि 3 MPO के तहत तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। अदालत ने करार दिया कि मुल्ज़िमान अगर किसी दूसरे केस में मतलूब हो तो मामूल के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए करारदाद जमा करवा दी गई। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद अमजद अली ज़ैदी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए करारदाद पर 16 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। 33 रुकनी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 17 अरकान की हमायत बरकरार है। PTI हम ख्याल ग्रुप का कहना है कि स्पीकर को हटाने के लिए अपोजिशन अरकान से भी राब्ता किया जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर अपने खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ईमान मज़ारी अपने वकील ज़ैनब जंजोआ के हमरा अदालत में पेश हुई। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। अदालत की जानिब से जवाब की नकल दरख्वास्त गुजार को देने की हदायत दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि आप रिपोर्ट देख लें, फिर केस कॉल करेंगे। इसके बाद अदालत आलिया ने समाअत में वक्फा कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साली में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द मारे गए, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाका वकीलों ने फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर ही ख़त्म होने का खदशा पैदा हो गया। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि नवे इक़्तिसादी जायज़े के बाद IMF से पाकिस्तान का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। बजट तजावीज़ पर IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 10वें और 11वें इक़्तिसादी जायज़े से कबल कर्ज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा घोष पाशा ने IMF के मिशन चीफ नॉर्थन रिपोर्टर के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नोयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार किया है कि बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जून में IMF प्रोग्राम के 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान को फौरी तौर पर नए IMF प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF के बगैर पाकिस्तान एक सह माही तो निकाल लेगा, लेकिन दूसरी सह माही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक पाकिस्तान का IMF के बगैर गुजारना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान नवा रेवेन्यू बेहतर अंदाज में मुकम्मल कर लेता है तो नए प्रोग्राम में आसानी होगी। साबिक वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के बाद से अफरात ज़र की शरह 3 गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी करेंसी 14 माह में डॉलर के मुकाबले में 100 रुपये से ज़्यादा नीचे गिरी। डिफ़ॉल्ट का खतरा कई गुना बढ़ गया। उनका कहना था कि जब से हमने हुकूमत छोड़ी है कर्ज लेने की शरह दुगनी हो गई है। विफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2023-24 के विफाकी बजट में IT और IT से मुतल्लिक सर्विसेज की बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए IT और IT से मुतल्लिक सर्विसेज पर आयद 0.25% टैक्स ख़त्म किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा तनख्वाहदार मुलाजमीन और तनख्वाहदार अनफरादी टैक्स दहिंदगान को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 62 और 64 बहाल करने और हाउस लोन पर टैक्स क्रेडिट की इजाज़त समेत दीगर तजावीज़ ज़ेरे गौर है। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसर ने बताया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आइंदा माली साल के विफाकी बजट के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए जायज़ा ले रहा है।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बड़ी बहन फौजिया सिद्दीकी की 20 साल बाद मुलाकात हो गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के मुताबिक फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया कि डॉक्टर फौजिया को आफिया से गले मिलने और हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर फौजिया को इस बात की इजाज़त नहीं दी गई कि वो डॉक्टर आफिया को उसके बच्चों की तस्वीर दिखा सके। जेल के एक कमरे के दरमियान मोटा शीशा लगा था और उसके आर पार मुलाकात थी। उन्होंने बताया कि आफिया सफ़ेद स्कार्फ और खाकी जेल ड्रेस में थी। मुलाकात में पहले 1 घंटा डॉक्टर आफिया ने रोज़ अपने ऊपर गुजरने वाली अजियत की तफसीलात सुनाई और कहा कि मुझे अपनी अम्मी बच्चे हर वक्त याद आते हैं, उन्हें अपनी वालदा की वफ़ात का इल्म नहीं है। उन्होंने मज़ीद बताया कि डॉक्टर आफिया के सामने वाले दांत जेल में हमले से साया हो चुके हैं और इनके सर पर एक चोट की वजह से सुनने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि अगरचे सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन मुलाकात और उनका बातचीत का रास्ता खुल गया है। अब ज़रूरत से इस बात की है कि अवाम आवाज़ उठाए और हुक्मरानों को मजबूर करे कि वो फौरी इक़दाम करके आफिया की रिहाई का मामला अमरीकी हुकूमत के साथ उठाए। बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सर पैट्रिक निकोलस यार्डले मुनार्ड सेंटर ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। मुलाकात में 2 तरफा अमूर और दिफाई शोबे में ताउन पर गौर किया गया। ISBR के मुताबिक बरतानवी जनरल सर पैट्रिक निकोलस यार्डले ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई शोबे में ताउन पर गौर किया गया। बरतानी चीफ ऑफ स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानी और कामयाबियों और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का एतराफ़ किया। इससे पहले बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। कबल अज़ीं GHQ पहुंचने पर जनरल सर पैट्रिक निकोलस ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस DSP के ओहदे पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान की रैंक लगाने की तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रमोट होने वाले 62 इंस्पेक्टर्स को DSP ओहदे के रैंक लगाए गए। IG पंजाब ने नए DSP को उनके सुपरवाइजरी और इंतजामी किरदार बारे हदायत दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मज़ीद प्रमोशन का आगाज़ हो चुका। तरक्की के अमल में बेजा ताख़ीर अब माजी का सीगा बन चुकी। प्रमोशनल मैकेनिज़्म तश्कील, क़यादत की तब्दीली सिपाह की प्रमोशन पर असर अंदाज नहीं हुआ करेगी। जुल्म का हाथ रोके, मजलूम का दस्तो बाजू बने, बेसहारा का सहारा बने। एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट राजा रिफत मुख्तार, एडिशनल IG वेलफेयर रियाज नज़ीर गाड़ा, DIG वेलफेयर गाजी सलाउद्दीन, DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारड़, DIG एहसन यूनुस और DIG एस्टेब्लिशमेंट असगर ने IG पंजाब के हमरा अफसरान को प्रमोशन बैचेस लगाए और खिताब किया। तकरीब में तरक्की पाने वाले अफसरान के अजीज़ व अकारिब ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अचानक लेडी वेलिंगटन हस्पताल का दौरा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर प्रो आर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट, ऑपरेटिव रूम और दीगर शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब डेंटल हस्पताल की इमारत को असल सूरत में बहाल करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वार्ड्स में मौजूद पुराने और फरसूदा तिब्बी आलात को देख कर अज़हार अफसोस करते हुए जदीद तरीन डेंटल मशीनरी फराहम करने की हदायत। वज़ीर आला ने हदायत की कि हर मरीज़ के लिए इन्फेक्शन से यकीनी बचाव के लिए पार्टीशन की जाए और मरीज़ों का माहौल आला और मयारी निजी अस्पतालों से भी बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात को पुरानी बिल्डिंग की तामीर और मरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत देते हुए कहना कि पुरानी बिल्डिंग की रवायती और कदीमी छत और खिड़कियों को असल हालत में बहाल किया जाए।
ہاشو فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اسلام آباد میں گول میز ڈائیلاگ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے پاکستان کے معاشی ترقی پر بات کی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تیمور یوسف زئی کی رپورٹ میں. جی آج ہاشو فاؤنڈیشن کے زیر انتظام ہاشو فاؤنڈیشن کا ایک گول میز کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوا، جس میں ملک کو درپیش مسائل، اکانومی سے ریلیٹڈ معاشی مسائل جو تھے اس پر بات چیت ہوئی. مختلف شعبوں سے ماہرین آئے تھے جنہوں نے جو ہے پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے حل جو ہے وہ بتائے. میڈم سے سب سے پہلے یہ سوال ہے، میڈم ہاشو فاؤنڈیشن کا ایک شارٹ انٹرو کرے اور پھر جو پاکستان کو درپیش ابھی جو سوشو اکنامک ایشوز ہیں اس پہ جو سلوشنز آپ نے بتائیں وہ بھی کین نیوز پہ آپ بتائیں. ہاشو فاؤنڈیشن ایک ڈیولپمنٹ یا ترقی یافتہ ادارہ ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کی خدمت میں کام کرتا ہے. یہ ایک نالج بیسڈ ادارہ ہے، ایکشن ریسرچ اور پالیسی ایڈووکیسی میں کام کرتا ہے. ہم نے ایک تو اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے، اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہنر بھی سکھانا ہے. دوسرا اسمال انڈسٹری پہ کام کرنا ہے. ہمارے جو جاپان سے ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ اسمال انڈسٹری جس میں ہم لوگ ویلیو ایڈیشن کرے، پاکستان کے بہت قابل لوگ ہیں تو اس پہ ہم نے دھیان دینا ہے. جو فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں یہ پاکستان کے اکانومی کے بیک بون کو جو ہے اور بھی مضبوط بناتی ہے. کیمرامین سلمان علی کے ساتھ تیمور یوسف. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے لاہور چیمبر کو یقین دہانی کرائی کہ وفاقی بجٹ کاروبار دوست ہوگا. ملک میں اس وقت معاشی استحکام آئے گا جب روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا. ڈالر مارکیٹ میں 150 روپے کا ہوگا. لاہور چیمبر آف کامرس صدر کاشف انور نے سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری اور نائب صدر عدنان خالد بٹ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں علی فاروق کی اس رپورٹ میں. مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور، سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری اور نائب صدر عدنان خالد بٹ نے مالی سال 2023-24 کے وفاقی بجٹ کے لیے بجٹ تجاویز دی. لاہور چیمبر آف کامرس کی باڈی کا کہنا تھا 2 روز قبل وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے تفصیلی ملاقات ہوئی جس میں بجٹ تجاویز اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں معاشی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو بڑھانا ہوگا. ہمارے ملک میں معاشی استحکام اسی وقت آ سکتا ہے جب مارکیٹ میں ڈالر 150 روپے تک دستیاب ہوگا. ڈالر کی اونچی اڑان کو کم کرنے حکومت ڈالر ایمنسٹی اسکیم کا اجرا کرے. لاہور چیمبر آف کامرس کی باڈی کا مزید کہنا تھا ایک اندازے کے مطابق 10 سے 15 ارب ڈالر ہمارے ملک کی گرے اکانومی کا حصہ ہے. ایمنسٹی اسکیم جاری ہونے سے یہ ڈالر مارکیٹ میں آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈالر پاکستان میں بھیجیں. کاروبار کی لاگت کو کم کر کے مارک اپ ریٹ کو علاقائی معیشتوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. IMF کے سپورٹ نہ کرنے کے باوجود پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہا. پاکستان انشاءاللہ اپنے مضبوط پاؤں پہ کھڑا ہے اور میں چونکہ دنیا میں اس وقت ایک رنگ چل رہا ہے اور 2028 تک یہ چلنا ہے، یہ جو آفٹر کووڈ اور یہ سارا سچویشن ہے. لیکن پاکستان کے جو معاملات ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2025 تک پاکستان اس کرنٹ سے نکل آئے گا اور یہ بجٹ کے بعد بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور پاکستان کے جو ریزروز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے بجٹ سے پہلے وہ 20 بلین تک چلے جائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. کل ہماری اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں ہم نے ان سے میٹنگ کی اور اپنے تمام انڈسٹری کے ٹریڈ کے جتنے بھی مسائل تھے اور جن کی پرپوزلز تھی اور ان کی سجیشن اور پلس سلوشنز ان کو ہم نے بتائے. انہوں نے بڑے دل جوئی سے دل جمی سے ہماری باتیں سنی. 4 گھنٹے کی طویل ملاقات کے اندر FBI چیئرمین صاحب، معاون خصوصی پرائم منسٹر بھی طارق پاشا صاحب بھی تشریف تھے اور آشا غوث پاشا تھے اور دیگر فیڈرل سیکرٹری موجود تھے. ہم نے انہیں عرض کی کہ آپ گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے. اس ٹائم ملک کرنچ کے اندر ہے، اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں پر ہمیں تاجر دوست، صنعت دوست ایک بیلنس بجٹ چاہیے جس سے ہمارے جتنے بھی کاروباری مسائل ہیں ان کو حل ہو سکے. دیکھیے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ گلوبلی ہم کرنچ میں ہیں، ریجنل وائز ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ چکی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے اور ایسے معاملات کرے جس سے گیس اور بجلی کے نرخ جو ہیں، جو پرائس سب سے زیادہ اس کو کم کیے جائیں.
जो हमारा हाई मार्कअप है इसे आपको सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। 25% मार्कअप के साथ किसी भी मुल्क की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बिलावल हाउस लाहौर में डेरे। साबिक सदर से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने मुलाकात की। रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया गया। आसिफ जरदारी ने नए शामिल होने वालों को खुश आमदीद कहा और पीपल्स पार्टी का मफलर पहनाया। मुलाकात के मौके पर यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी, मखदूम अहमद महमूद, सैयद हसन मुर्तज़ा भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में रहीम यार खान बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ राजनपुर बहावलनगर, मियाँ वाली उकाड़ा खानेवाल से रहनुमाओं ने शिरकत की। रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद करेजा, सरदार शमशेर मिजारी, सैयद कायम अली शमसी समेत दीगर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। उनके अलावा सरदार उल्लाह बख्श, पीर जाफर मुजम्मिल शाह, मियाँ अलमदार कुरैशी, अब्दुल गफार अराई, यासिर अता कुरैशी ने भी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इदारा ज़ुबानो अदाबियात उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में डॉक्टर जमील जालबी कौमी कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा समेत दीगर इलाकों से मुहतकीन और अहले इल्म की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास की सदारत मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने की। कहा, डॉक्टर जमील जालबी की उर्दू से का सबूत उनके मतनूए इल्मी का कम है। सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड जुल्फ़कार अहमद ने तारिकीन वतन कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज, मुनज़्ज़म और बाकायदा हिजरत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की लगन को उजागर किया। तकरीब में तारिकीन वतन कारकुनों को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की अहमियत पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जबरी मुशक्क़त, इस्तेसाल और इम्तियाज़ी सलूक इंसानों की पैदा करदा बहरानों, कुदरती आफात और वबाई अमराज से पैदा होता है। पाकिस्तान के एशिया में तारिकीन वतन के लिए सरकर्दा ममालिक में से एक होने के साथ मिस्टर अहमद ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स और इक़दाम जैसे कि कोलंबो प्रोसेस, अबू ज़बी डायलॉग, बुदापेस्ट प्रोसेस और बाली प्रोसेस में मुल्क फ़ाल शिरकत पर जोर दिया। सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड जुल्फ़कार अहमद का कहना था कि महफूज और मुनसिफाना हिजरत को फ़रोग़ देने, तारकीन वतन कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी ताउन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान का अज़म ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन के असूलों और मकासद के लिए की लगन को ज़ाहिर करता है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।